नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल डीके एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि भारतीय समाज के लिए निर्धारित 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार का अपना महत्व है। जहां मानव जीवन की अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहीं वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक की उत्पत्ति का भी कार्य करते हैं। ऐसे नागरिक ऐसी संतान को पैदा करने का कार्य करते हैं जो समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्राचीन समय से ही ज्योतिष में कुंडली मिलान का महत्व है। वर और कन्या की कुंडली को मिलाने की एक प्रचलित प्रणाली है अष्टकूट मिलान प्रणाली। इस अष्टकूट मिलान प्रणाली के तहत 8 ज्योतिषीय पैरामीटर लिए गए हैं और इन 8 ज्योतिषीय पैरामीटर में सबसे अधिक महत्व या सबसे अधिक अंक या सबसे अधिक गुण नाड़ी कूट को दिए गए हैं। यानी नाड़ी कूट का अपना ही महत्व है। नाड़ी कूट का अब आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जो ये नाड़ी दोष है या नाड़ी कूट है, ये क्या होता है, नाड़ी दोष कब कब होता है वर कन्या की कुंडली मिलान में, और इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं और इसको कब कब समाप्त माना जाता है और किस स्थिति में नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं होता है। और अंत में यह बताया जाएगा कि नाड़ी दोष का परिहार होने के बावजूद क्या कुछ ज्योतिषीय उपचार या उपाय किए जाने आवश्यक हैं। साथ ही उन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, अब अष्टकूट कुंडली मिलान क्या होता है, थोड़ा इस पर एक नजर आप डालिए। वर कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, इसके लिए अष्टकूट कुंडली मिलान किया जाता है। अष्टकूट का मतलब है 8 ज्योतिषीय पैरामीटर। अष्टकूट में क्रमानुसार वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह या मैत्री या राशि मैत्री, गण भकूट और नाड़ीकूट शामिल किए गए हैं। इन सभी कूटों को इनके क्रम संख्या के अनुसार इनको गुण या अंक प्रदान किए गए हैं। जैसे वर्ण पहले नंबर पर है तो उसको 1 नंबर दे दिया गया है, वश्य दूसरे नंबर पर है उसे 2 अंक दे दिया गया है, तारा तीसरे नंबर पर है तो 3 अंक। इसी तरह से अंतिम नाड़ी कूट है उसको 8 अंक दिए गए हैं। यानी सबसे अधिक अंक या गुण नाड़ी कूट को दिए गए हैं। अब इन सब गुणों को यदि आप जोड़ दें तो 36 गुण या अंक प्राप्त होते हैं और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। अब लेकिन कोई मेजर फॉल्ट या दोष उसमें नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना होता है। यदि उसमें नाड़ी दोष जैसा कोई दोष पाया जाएगा तो उसमें कई उपाय करने पड़ते हैं, उनके परिहार ढूंढने पड़ते हैं, उनका समाधान ढूंढना पड़ता है कि किस प्रकार से वो दोष समाप्त होगा। अब आइए देखें नाड़ी दोष क्या होता है और इसका कैसे पता चलता है। जब वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है और मिलाते समय वर और कन्या की एक ही नाड़ी निकल करके आ जाती है तो उसको नाड़ी दोष कहते हैं। कहने का आशय यह है कि नाड़ी दोष
तब पाया जाता है जब दोनों की नाड़ी एक हो। अगर अगर दोनों की नाड़ी अलग अलग है तो इसका मतलब नाड़ी दोष कुंडली में नहीं है। वर या कन्या के जन्म नक्षत्र से नाड़ी का पता चलता है। अब जन्म नक्षत्र क्या होता है? वर या कन्या के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो जन्म नक्षत्र होता है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो जन्म राशि होती है। तो यानी नाड़ी का निर्धारण कौन करता है? जन्म नक्षत्र करता है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है। आपको स्मरण होगा कि आयुर्वेदाचार्य हाथ की नाड़ी देख करके हमारे शरीर में बीमारी का पता लगाते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भी वात, पित्त और कफ का संतुलन रहता है, और संतुलन रहने पर हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसका वात, पित्त और कफ का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और आयुर्वेदाचार्य इसी के आधार पर कि किसकी ज्यादा प्रमुखता हो रही है वो उसका उपचार करते हैं। उसी के एनालॉजी में आप समझिए कि यहां जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो नाड़ी 3 प्रकार की पाई जाती है, आद्या, मध्या और अंत्या। अब साहब, आद्या नाड़ी वात को दर्शाती है, वात यानी वायु तत्व को हमारे शरीर में। मध्या नाड़ी पित्त को दर्शाती है यानी बाइल को, और अंत्या नाड़ी कफ को दर्शाती है हमारी बॉडी में, फ्लेगेम को। अब आप ये देखिए कि साहब नाड़ी दोष क्या हुआ? यदि वर और कन्या दोनों की नाड़ी मान लीजिए आद्या है तो नाड़ी दोष हो गया, दोनों की अगर मध्या है तो नाड़ी दोष हो गया, दोनों की अंत्या है तो नाड़ी दोष हो गया। लेकिन यदि एक की आद्या है और दूसरे की मध्या है तो नाड़ी दोष नहीं होगा। यानी एक की आद्या है और दूसरे की अंत्या है तो नाड़ी दोष नहीं होगा। यानी अगर नाड़ियां अलग अलग हैं तो नाड़ी दोष कुंडली में नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि नाड़ी एक है दोनों की तो नाड़ी दोष पाया जाता है। अब आप ये देखें कि नाड़ी दोष के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, अब आपने ये देख लिया कि साहब नाड़ी का आधार क्या है? वात, पित्त और कफ। यानी जब वर और कन्या दोनों की नाड़ी एक होगी तो दोनों के अंदर एक खास तत्व की प्रधानता होगी। तो क्या होगा कि जब इनका सेक्सुअल यूनियन होगा, कंजुगल ब्लिस जिसे कहते हैं, उस दौरान इनके शारीरिक मतलब जीवन में जो वात है और जो पित्त है और जो कफ है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, और उसका संतुलन बिगड़ने से क्या होगा? उनको बीमारियां लग जाएंगी, और बीमारियां लगने से वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो पहला नंबर इसीलिए लिखा गया है कि दाम्पत्य जीवन कष्टों से भरा होता है, यानी बीमारियां ही बीमारियां होंगी, और जब बीमारियां होंगी तो उससे चिड़चिड़ापन होगा। जब चिड़चिड़ापन होगा तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, डाइवोर्स तक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा नंबर, वैवाहिक सुख का पूरी तरह से अभाव होता है। जब आप बीमार होंगे तो आप वैवाहिक जीवन के सुख को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप शादी के बाद पति या पत्नी या दोनों की वात या पित्त या कफ की अधिकता के कारण मृत्यु हो सकती है। यानी यदि, अब जाहिर सी बात है, यदि दोनों की आद्या नाड़ी है तो वात के कारण उनको बीमारी या मृत्यु हो सकती है। यदि दोनों की मध्या है तो पित्त के कारण दोनों की बीमारी उत्पन्न हो सकती है या मृत्यु हो सकती है, और यदि अंत्या है तो कफ के कारण उनको बीमारी या मृत्यु हो सकती है। साथियों, अब चौथे नंबर पर, यदि ये नाड़ी दोष होता है तो वो दोनों के शरीर को प्रभावित कर रहा है,
तो बच्चे पैदा करने में भी उसका प्रभाव आता है, यानी दुष्प्रभाव, बैड इंपैक्ट। ऐसी स्थिति में सेक्सुअल यूनियन से या कंजुगल ब्लिस से बच्चे या तो होंगे नहीं, और यदि वो पैदा भी होंगे तो बड़ी कठिनाई से होंगे। और तीसरा मान लीजिए कि मतलब अंतिम पांचवा कि यदि बच्चे पैदा भी हो गए तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होंगे, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, मतलब वो विकलांग होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, या तो शारीरिक या मानसिक या दोनों तरह से वो विकलांग होंगे, यानी अच्छे नागरिक आप समाज को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नाड़ी दोष का अपना यहां महत्व है, नाड़ी कूट का महत्व है। और नाड़ी कूट के अभाव में, यानी उसका नाड़ी कूट जब नहीं मिल रहा है, उसके 8 अंक आपको गुण नहीं मिल रहे हैं, तो नाड़ी दोष हो गया आपका। तो ये दुष्प्रभाव है जो इस नाड़ी दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखें नाड़ी दोष को कब समाप्त माना जाता है। साहब, जब वर और कन्या दोनों के जन्म नक्षत्र तो एक हो, जन्म नक्षत्र भी मैंने आपको बता दिया है, चंद्रमा का नक्षत्र आपके जन्म के समय, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, लेकिन चरण अलग अलग हो। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो साहब मतलब आपका जो नक्षत्र तो मान लीजिए एक हो, दोनों के एक हो सकते हैं, लेकिन चरण अलग हो। अगर एक का एक है तो दूसरे का 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये कहने का मतलब अलग हो तो नाड़ी दोष आपका समाप्त माना जाएगा। इसको आप इस तरह से समझें। दूसरे नंबर में कब, जब दोनों की राशियां एक हो, मान लीजिए दोनों की मेष राशि है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो। अब मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। मतलब मान लीजिए मेष राशि है दोनों की, तो किसी का एक का नक्षत्र अश्विनी हो, दूसरे का भरणी हो, या एक का भरणी हो, दूसरे का कृतिका हो, तो ये नाड़ी दोष आपका समाप्त माना जाएगा। इनको मैंने उदाहरण लेके आगे भी समझाया है। तीसरा, दोनों की राशियां अलग अलग हो लेकिन नक्षत्र एक हो। साथियों, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो हमारे 2 राशियों में पाए जाते हैं। जैसे कृतिका नक्षत्र ही ले लीजिए आप, उसका एक चरण मेष राशि में है और शेष 3 चरण उसके वृषभ राशि में है। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों की राशियां अलग अलग हो लेकिन नक्षत्र एक हो, यानी कृतिका नक्षत्र अगर है तो एक का चरण दूसरी राशि में है और शेष चरण दूसरी राशि में है। ऐसे मामले में भी, ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष को समाप्त माना जाएगा। अब आइए चौथा, दोनों की राशियां अलग अलग हो लेकिन उनके स्वामी एक ही ग्रह हो। सब राशियां तो अलग हो, स्वामी एक ग्रह हो, तो भी नाड़ी दोष समाप्त। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए मेष और वृश्चिक, दोनों के मंगल स्वामी हैं, राशियां अलग अलग है। यदि ऐसा, एक की मेष होगी राशि और दूसरे की अगर वृश्चिक, तो भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाएगा। एक की वृषभ होगी, दूसरे की तुला, तो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों के शुक्र स्वामी ग्रह हैं। एक की धनु और दूसरे की मीन, तो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। एक की मकर हो, दूसरे की कुंभ, तो भी समाप्त माना जाएगा, क्योंकि शनि दोनों के स्वामी ग्रह हैं। और एक की मैंने लगभग सभी एग्जाम्पल ले लिए, एक की मिथुन और दूसरे की कन्या, तो भी समाप्त माना जाएगा, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह बुध है। इस प्रकार से ये चौथा केस भी हो गया। पांचवें में आइए, दोनों की राशियां अलग अलग हों लेकिन उनके स्वामी ग्रह नैसर्गिक मित्र हों। अब नैसर्गिक मित्र का क्या मतलब है साथियों? 2 प्रकार की मित्रता होती है ग्रहों के बीच में। एक होता है नैसर्गिक, नेचुरल फ्रेंड्स, दूसरा होती है कुंडली विशेष के अनुसार। तो कुंडली विशेष में अगर ग्रह 3 घर आगे और 3 घर पीछे बैठे होते हैं तो आपस में वो मित्र होते हैं, लेकिन हम यहां वो मित्रता नहीं ले रहे हैं। यहां जिस मित्रता की बात की गई है वो ये है नैसर्गिक मित्रता। जैसे देखिए, सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र, ये सब आपस में मित्र हैं। तो अगर इनकी राशियां निकल करके आ रही हैं, दोनों की, वर और कन्या की,
इन ग्रहों की राशियां, तो साहब वो नैसर्गिक मित्र होंगे और नाड़ी दोष वहां समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य की सिंह राशि निकल आई और शनि की मकर राशि निकल करके आ गई, तो ये दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, तो वहां पर ये नाड़ी दोष समाप्त नहीं होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। और देखिए, नाड़ी दोष समाप्त होने की बात को उदाहरण के साथ समझें। अब पहला मैं एक एक करके ले लेता हूं, आज मैं चाहता हूं आप विस्तार पूर्वक समझें। हो सकता है कुछ तथ्यों की पुनरावृत्ति हो जाए, लेकिन आपके दिलो दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। पहला, अभी हमने वहां जो पांचों मैंने बिंदु लिए थे, उन पांचों को उदाहरण सहित में समझा रहा हूं, हालांकि उनके मौखिक रूप से मैंने उदाहरण पहले भी समझाए। दोनों के जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन चरण अलग अलग हो। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर कन्या दोनों का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी, लेकिन उनके चरण अलग अलग हैं। यानी यदि वर का चरण एक है तो कन्या का चरण एक के अलावा कोई अन्य चरण हो। आपको पता है नक्षत्र में मैंने बताया 4 चरण होते हैं, तो कन्या का चरण एक के अलावा कोई अन्य हो, 2 या 3 या 4 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त समझा जाएगा। मैं बता ही चुका हूं पहले आपको कि ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं इस बात की, दोहरा रहा हूं यहां पर। फिलहाल 28वें नक्षत्र अभिजीत को ज्योतिषी परिगणना में शामिल नहीं किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो साथियों, ये आपका हमने पहला उदाहरण ले लिया जो पहला आपको बताया था। अब आइए नाड़ी दोष समाप्त करने का दूसरा उदाहरण भाग 2। हमने आपको दूसरा बिंदु बताया था, दोनों की राशियां एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो। मान लीजिए कि वर कन्या दोनों की जन्म राशि मेष है, लेकिन उनके नक्षत्र अलग अलग है। यानी यदि वर का नक्षत्र अश्विनी है तो कन्या का नक्षत्र भरणी हो। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त माना जाएगा। अब देखिए, तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। दोनों की राशियां अलग अलग हो लेकिन नक्षत्र एक हो। मान लीजिए कि वर की जन्म राशि मेष और कन्या की राशि वृषभ हो, लेकिन दोनों का नक्षत्र कृतिका हो। अब कृतिका मैंने अभी भी बताया है, कृतिका का एक चरण मेष में होता है और शेष 3 चरण वृषभ या वृष राशि में होते हैं। कारण इस कारण से क्या होगा, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त माना जाएगा, क्योंकि नक्षत्र एक है लेकिन राशियां अलग अलग हमने कहा है हो, और नक्षत्र एक हो तो भी समाप्त माना जाएगा। अब साथियों, हम ले लेते हैं भाग 4 का उदाहरण। यहां पर देखिए, दोनों की राशियां अलग अलग हो लेकिन उनके स्वामी एक ही ग्रह हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर की जन्म राशि वृषभ हो और कन्या की जन्म राशि तुला हो। दोनों राशियों के स्वामी एक ही ग्रह शुक्र है। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त माना जाएगा। तो अब आपने ये देख लिया कि ये चीज उदाहरण के सहित आपको स्पष्ट कर दी गई है। अब हम भाग 5 का भी ले लेते हैं। दोनों राशियां अलग अलग हो लेकिन उनके स्वामी ग्रह नैसर्गिक मित्र, नेचुरल फ्रेंड्स हो। मैंने आपको बताया तात्कालिक मित्रता नहीं, यहां पर नैसर्गिक मित्रता चाहिए। तात्कालिक अलग होती है, वो शुरू में आपको बता चुका हूं। मान लीजिए कि वर की जन्म राशि मेष हो और कन्या की जन्म राशि सिंह हो। मेष राशि के स्वामी मंगल और सिंह राशि के स्वामी सूर्य नैसर्गिक मित्र हैं। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त माना जाएगा। हाँ, अब देखिए, नोट भी देखिए, इसमें मैंने लिखा है, उपर्युक्त उदाहरण में यदि वर की जन्म राशि मेष की बजाय मकर होती जिसके स्वामी शनि है, शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु हैं, एनिमीज हैं, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त नहीं माना जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, नाड़ी दोष का कब परिहार नहीं होता है, यानी उसे कब समाप्त नहीं माना जाता है। 5 केसेज मैंने बताया जहां परिहार हो जाता है, लेकिन एक ऐसा केस है जहां परिहार नहीं होता, वहां इसका कोई इलाज नहीं है। वहां केवल आपको ये कहना पड़ेगा शादी नहीं हो सकती। जब वर और कन्या की जन्म राशियां एक हो और जन्म नक्षत्र एक हो और चरण भी एक हो तो नाड़ी दोष का परिहार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वर कन्या की शादी करने की अनुशंसा यानी सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि वर और कन्या दोनों की जन्म राशि तुला है, दोनों का जन्म नक्षत्र स्वाति है और दोनों का चरण संख्या 2 है।
ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में शादी की अनुशंसा करना ज्योतिषीय रूप से पूर्णतः गलत होगा। साथियों, इस तथ्य को समझना बहुत आवश्यक है। अब आइए, नाड़ी दोष का परिहार हो जाने पर, यानी उसके समाप्त हो जाने पर भी क्या कुछ ज्योतिषीय उपचार या उपाय किए जाने चाहिए? जी हां, नाड़ी दोष का परिहार यानी समाधान या शोधन हो जाने के बावजूद नाड़ी दोष के असंतुलन के कारण वर कन्या के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शादी से पूर्व कुछ उपाय किए जाने नितांत आवश्यक है। क्योंकि भाई, नाड़ी तो दोनों की एक हो रही है ना, समाधान तो मिल गया है, इसलिए कुछ उपाय कर लेंगे तो सुखमय जीवन रहेगा। और वो उपाय क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नाड़ी दोष का परिहार हो जाने के बावजूद वर कन्या द्वारा शादी से पहले किए जाने वाले उपाय ये हैं। अनाज, घी और सोने का दान करें। इसका आप मंदिर में दान कर दें या कोई जरूरतमंद व्यक्ति है उसको आप दान कर दें। दूसरा, किसी आचार्य के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप कराएं। इतना अत्यावश्यक है, शादी करने के पहले इसको किया जाना अत्यावश्यक है। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि अष्टकूट मिलान में सबसे महत्वपूर्ण कूट नाड़ी कूट होता है, और आज उसका हमने क्या, क्यों, कैसे सब जान लिया है, और उसका यहां तक कि समाधान भी जान लिया है। और हमने ये भी जाना है कि समाधान होने के बावजूद आपको कुछ उपाय करने अत्यावश्यक है। और आपको ये भी बता दिया गया है कि एक ऐसी स्थिति है जब नाड़ी दोष आपको घोषित ही करना पड़ेगा, कितने भी अंक मिल रहे हो, लेकिन आप वहां पर नाड़ी दोष का परिहार नहीं मानते हैं। तो साथियों, इसके बावजूद यदि आपको नाड़ी दोष को लेकर के किसी प्रकार की आशंका आपके दिलो दिमाग में हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल पर भी प्रश्न लिख करके उनका उत्तर जान सकते हैं। हम उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।